वेलकम टू कैंडल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आज मार्केट ने फिर से एक ऐसा ही दिन दिखाया जो मैं इतने दिन से बता रहा हूं कि फंस न जाना। आज साफ दिख रहा था वंस अगेन दैट कल की बढ़त जो थी वो एक ट्रैप थी। हालांकि मैं आपको फिर बता दूं कि बायर्स कल बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे और आज सेलर्स लगभग उतने ही स्ट्रांग थे, उनसे ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे। और उसका कारण ये है कि एफआईआई ने आज सेलिंग नहीं करी है, मतलब करी तो है 2700 करोड़ की करीब फिर से करी है, लेकिन 3000 करोड़ की रेंज में 2900 करोड़ 2900 करोड़, लेकिन वो रेंज में है ना। 3000 करोड़ वो ऑन एवरेज रोज बेचते हैं, वही उन्होंने बेचा। लेकिन कोशिश हुई गिराने की, नहीं अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस दिन उन्होंने गिराने की कोशिश करी थी, जिस दिन हमने 350-400 पॉइंट छोड़े थे, उस दिन उन्होंने 7800 करोड़ की सेलिंग करी थी। और वो फिर से कर सकते हैं, और वो क्या कल का दिन होगा जिसपे वो करेंगे पता नहीं, देखने की बात है। कल एक और बड़ा इवेंट है, फेड की मीटिंग। फेड मीटिंग में क्या आउटकम आता है उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। देखने की बात ये होगी कि फेड कितना रेट हाइक करता है। रेट हाइक अगर 0.75 तक होता है तो मार्केट को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हालांकि उठेगी नहीं, मार्केट थोड़ी नेगेटिव में ही रहेगी और नीचे गिर सकती है थोड़ी सी। लेकिन अगर कहीं ये 0.75 बेसिस पॉइंट से ज्यादा बढ़ा दिया, जो कि बहुत रेयर चांस है, मतलब इम्पॉसिबल सा है, बट फिर भी पॉसिबिलिटी है, अगर ऐसा हो गया तो मार्केट भयंकर फॉल दे सकती है। कल ही कल में 300 से 500 पॉइंट का, निफ्टी की बात कर रहा हूं। और ये आपको दिख जाएगा। ग्लोबल मार्केट्स पे नजर रखिएगा, फेड की स्टेटमेंट पे नजर रखिएगा। रही बात अगर 0.75 बेसिस पॉइंट से नीचे करा, 0.5 बेसिस पॉइंट मान लीजिए इंक्रीज करा, तो मार्केट में एक अच्छा उछाल भी आ सकता है। लेकिन वो उछाल यूज इट टू सेल ऑन राइज, डोंट बाय। मैं हर रोज अपने वीडियो में बता रहा हूं, दिस इज नॉट द टाइम टू बाय फॉर योर पोर्टफोलियो। डोंट ट्राई एंड मेक योर पोर्टफोलियो। अपना पोर्टफोलियो मत बनाइए। अभी पैसा बचा के रखिए, बहुत अच्छे मौके मिलेंगे। अभी ट्रेंड नेगेटिव है, डाउन ट्रेंड है, मार्केट अभी और नीचे जाएगी ही जाएगी, थोड़ा और ऊपर चल के, या कि यहां से ही देखने की बात सिर्फ इतनी है। तो आइए देख लेते हैं कि आज मार्केट में क्या क्या हुआ और कैसे हुआ, और आज की क्या टॉप न्यूज है, और आज के क्या क्या बड़े इवेंट्स थे। तो आज के एक बड़े इवेंट्स में बहुत बड़ी बात हुई। सीबीआई ने डीएचएफएल और उसके डायरेक्टर्स, दो डायरेक्टर्स को बुक किया है और अरेस्ट कर लिया है। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फ्रॉड माना जा रहा है, बैंकिंग फ्रॉड आज तक का। कितने का है ये पता है आपको? अंदाजन अप्रोक्सीमेटली 34,100 करोड़ से ज्यादा का, 34,100 करोड़ से ज्यादा का ये फ्रॉड है, और इस पे धर लिया गया है। तो डीएचएफएल तो गया फाइनली, और ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। इससे बहुत सारे बैंकों पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। ये पैसा कहां से लिया गया? बैंकों से लिया गया, और बैंकों को अगर ये पैसा नहीं मिलेगा तो आप मतलब समझिए कि क्या होगा उनका। और अब तक का ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। इतना बड़ा फ्रॉड कभी पहले सोचा सुना ही नहीं गया हिंदुस्तान में। 34,100 करोड़ से ज्यादा का, मतलब आप समझ लीजिए विन चड्डा, हर्षद मेहता और जाने कितने बड़े बड़े सब फेल हो गए हैं इसके आगे। चलिए आगे देखते हैं मार्केट में क्या हुआ। आज निफ्टी क्लोज हुआ 15,413 पर। 15,413 पर क्लोज हुआ, यानी कि 225 पॉइंट के लॉस के साथ 1.44% का डाउन ट्रेंड आज डाउन साइड दिखाई है आज। हालांकि जब कल की बात करें, कल हमने 288 पॉइंट गेन करे थे, आउट ऑफ दैट 225 पॉइंट्स हमने लूज करे हैं। तो अभी भी फिर भी कुछ बढ़त कल की बाकी है, जिसमें मैंने आपको कहा कि अभी भी लग रहा है कि बियर्स ने कुछ कोशिश करी नहीं है बहुत ज्यादा। और एफआईआई ने, जैसा कि मैंने बताया, सिर्फ 2900 करोड़ का माल बेचा है। और 2900 करोड़ का माल मतलब 3000 की एवरेज उनकी चलती है, सिर्फ अपनी एवरेज पे ही आए हैं। और जिस दिन हम 300 से 500 पॉइंट गिरे थे, उस दिन वो दिन था जब उन्होंने 7800 करोड़ का माल बेचा था, जो कि हो सकता है कि कल ही हो जाए। तो नजर रखिएगा, एक बड़ा फॉल भी आ सकता है। और जिस दिन उन्होंने ये करा, उस दिन आप समझिए कि 300-400 पॉइंट मार्केट डेफिनेटली छोड़ देगी निफ्टी। तो आज का दिन में 225 पॉइंट का लॉस था। जो कल हमने गेन करा था वो आज हमने ऑलमोस्ट छोड़ दिया, लेकिन आज हमने अपने हाई को भी टेस्ट नहीं करा, ये खतरनाक बात थी। ओपनिंग कहाँ हुई थी? 15,545 पे, यानी कि लगभग 93 पॉइंट्स डाउन, सिर्फ 100 पॉइंट नीचे डाउन खुले थे। तो बहुतों को उम्मीद थी कि शायद यहाँ से रिवर्सल आ जाएगा। हालांकि मैंने भी उम्मीद की थी कि मार्केट डाउन तो नहीं खुलेगी, गैप डाउन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी ऊपर चल रहा था। ग्लोबल मार्केट्स में बहुत अच्छे संकेत थे, पॉजिटिव थे, लेकिन फिर भी मार्केट नीचे खुली। क्यों? ये एक सोचने की बात है, लेकिन ऐसा हुआ है। और उसका कारण जो मैं समझता हूँ वो ये कि रिलायंस पे एक बहुत बड़ी पेनल्टी लगी थी। मैंने बताया था, उसके बाद जो है अक्सर बड़े बड़े इन्वेस्टर जो हैं उस शेयर से बाहर निकल जाते हैं, और आज हुआ भी। रिलायंस ने एक अच्छी खासी गिरावट दिखाई, और रिलायंस आपको बताऊं निफ्टी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है, और उसकी वजह से आज निफ्टी को बहुत बड़ा डेंट आया। रिलायंस ने लगभग लगभग आज 3% का डाउन साइड दिखाया है।
3.4%, 3.04%। तो 78 रुपये नीचे गिरा, जो कि बहुत बड़ा डेंट था निफ्टी के लिए। अगर ये ना होता तो शायद निफ्टी 255 की जगह, शायद 225 की जगह, शायद 100 सवा सौ पॉइंट डाउन होती। बट उसके अलावा भी आज सारे सेक्टरों में गिरावट थी। एवरी सेक्टर वॉज डाउन, कोई सेक्टर उठ ही नहीं रहा था। सेक्टर की बात करें तो गैस सेक्टर, ऑयल सेक्टर, पावर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, स्मॉल कैप, मिड कैप, एवरीथिंग वाज गोइंग डाउन। जैसे कि कल हर सेक्टर में बढ़त थी, तो मतलब आज कल जो हुआ था उसका उल्टा आज हुआ है, सब लोगों ने उसको सेल ऑफ किया है। ऐसे ही आज बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी हालांकि फिर भी काफी कुछ मैनेज कर रहा है। अभी तक इसने नया लो नहीं बनाया और अपने लो को सस्टेन कर रहा है, उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन ट्रेंड इसका भी डाउन है, और मैं बता रहा हूँ आज नहीं तो कल, बस दिन का फर्क है, दिन या हफ्ते, ये अपना नया लो बनाने वाला है। और ये बढ़त के बाद भी आ सकता है, वो कब आएगा देखने की बात होगी। तो आज बैंक निफ्टी कहाँ क्लोज हुआ? 32,845 पे, 346 पॉइंट डाउन, 1.04%। तो निफ्टी गिरा 1.44%, बैंक निफ्टी गिरा 1.04%, कम गिरावट थी कंपैरेटिवली। हालांकि एक टाइम ऐसा भी था जब हम 400 पॉइंट से ज्यादा नीचे चले गए थे, लेकिन थोड़ी रिकवरी आ गई, फिर भी ऊपर बंद हुए हैं। लेकिन इसमें फिर भी कभी ऐसी मतलब खतरनाक, लेकिन ये खतरनाक साइन याद रखिएगा, क्योंकि जो फ्रॉड आज पकड़ा गया है, जिस डीएचएफएल के केस के चक्कर में सीबीआई ने बंद कर लिया है उसके डायरेक्टर्स को, इसका मतलब ये है कि वो सारा असर जो है कहाँ आने वाला है? बैंक्स पे। तो ये हो सकता है बचाया गया हो बैंक निफ्टी को संभालने के लिए, ताकि वो अपना माल निकाल सकें स्मार्ट मनी, और उसके बाद गिरा सकें। तो कीप एन आई। आगे चलते हुए टॉप न्यूज पे नजर डाल लेते हैं। अ, अब मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि फेड चेयर पावल की जो टेस्टिमनी आएगी आज सेनेट को, वो आज ही आ जाएगी रात को। कमेटी को क्या सेनेट सजेस्ट करते हैं उस पर निर्भर करेगा कि क्या मार्केट करती है कल, और उसके बाद रेट हाइक जो होगा वो तो ऑब्वियसली है ही है उसकी आउटपुट। फर्दर यूएस बैंक स्ट्रेस टेस्ट विल ऑल्सो बी आउट टुमारो। कल ही यूएस बैंक के स्ट्रेस टेस्ट किए जा रहे हैं कि भैया कितना झेल सकते हैं वो, और वो भी कल रिजल्ट्स आ जाएंगे और इसका बहुत गहरा असर होगा। तो मतलब कुल मिला के वही फेड मीटिंग जो है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बड़ा असर डालेगी, नजर रखिएगा। फर्दर गोल्डमैन सैक्स, दुनिया की सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसी, फर्दर एंड एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी, believes, उन्होंने स्टेटमेंट दी है, दैट यूएस इकोनॉमी टिपिंग इनटू अ रिसेशन ओवर द नेक्स्ट ईयर। यानी कि यूएस की इकोनॉमी, अमेरिका की इकोनॉमी जो है वो रिसेशन की तरफ बढ़ रही है। रिसेशन मतलब मंदी की तरफ बढ़ रही है, गिरावट की तरफ बढ़ रही है। ग्रोथ और अच्छाई उसमें अब नहीं बची है, और अगले साल तक इसके साफ नतीजे आ जाएंगे। और इसी की वजह से मैंने कल भी आपको एक न्यूज दी थी कि एलन मस्क साहब ने ये कहा है कि ही विल बी रिड्यूसिंग दी सैलरीड एम्प्लॉयज बाय अप्रोक्सीमेटली 3.4%, यानी कि करीब 9.1% एम्प्लॉयज जो हैं वो इम्पैक्टेड हो जाएंगे। यानी कि अपने खर्चे को 3%, 3.5% कम करने के लिए वो करीब 9% लोगों को निकाल देंगे। क्यों होता है ये? मैंने बताया था ये होता तभी है कल की वीडियो में, अगर आप जाके देखेंगे तो यूल गेट टू नो दैट। मैंने बताया था कि सैलरी का कितना पार्ट होता है, खर्चा जो होता है उसमें सैलरी कितना, सैलरीड एम्प्लॉयज का कितना खर्चा होता है और क्या उसके फंडेज हैं। तो यू कैन वॉच ये स्टडीज वीडियो, उसके अंदर बताया, तो आपको समझ में आएगा कि ये अब आज स्टेटमेंट भी दे दिया। और वो कि गोल्डमैन सैक्स जो दुनिया भर की रेटिंग एजेंसी है, दुनिया भर की सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसी है, उसने, और एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी। चलिए खैर, तो मतलब हम मंदी की तरफ जा रहे हैं, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अभी पोर्टफोलियो बनाने का टाइम नहीं है। पैसे को इकट्ठा करके रखिए। ये 2 महीने लगेंगे कि 6 महीने मुझे नहीं पता, लेकिन एक टाइम अभी आने वाला है जिसमें बहुत कुछ बहुत सस्ते में मिलेगा। सो उस टाइम पे अगर आप बाय करेंगे तो बहुत भयंकर रिटर्न्स मिलेंगे, जो कि मुझे लगता है कि शायद 2023 में आएगा। बट फिर भी जब तक ना आ जाए तब तक होल्ड करिए, अभी जल्दबाजी में शेयर ना खरीदें। और अगर खरीदना ही है तो एसआईपी में खरीदिए, एक एक दो दो शेयर। रिलायंस रिलायंस मत खरीदेगा, एचडीएफसी खरीदिए, एचडीएफसी बैंक खरीदिए, टीसीएस जैसे शेयर खरीदिए जो 30-30%, 40% नीचे जा चुके हैं। शायद इनमें गिरावट कम होगी और उसके बाद बढ़ेंगे तो बढ़िया होंगे। और अगर आप एक एक दो दो शेयर करके खरीदेंगे, 3-3 हज़ार रुपए के शेयर है, तो ये ऐसी एवरेज बन जाएगी आपकी एक साल में, अगर आपने इसको करा, कि आप जब बाद में बढ़ने लगेगा तो बहुत नीचे की प्राइस से ऊपर की तरफ आपको बहुत मोटा प्रॉफिट मिलेगा। 80, 90, 100% तक का प्रॉफिट है ना 3 ईयर्स टाइम बोलते हैं यहाँ से, आज से। जबकि अगर आप एक एक शेयर खरीदेंगे तो आपके पैसे लगेंगे वो 2000, समझिए 23-24 तक आप खरीदते रहेंगे, 23 तक खरीदते रहेंगे, और 24 में जाकर रिटर्न मिलना शुरू होगा। यानी कि आखिरी इंस्टॉलमेंट आप 23 में ही लगाएंगे, सारा पैसा इकट्ठा नहीं डालना है, ठीक है। चलिए आइए आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे डेटा ऑफ इन्फ्लेशन ऑफ द वर्ल्ड, कहाँ कहाँ के डेटा आया आज। यूके का सीपीआई इन्फ्लेशन हिट है फ्रेश 40 ईयर हाई। आज यूके का, यानी कि यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड जो है अपना,
यूरोप में 9.1% पे उनका इन्फ्लेशन रेट पहुंच गया और ये 40 साल का सबसे बड़ा रेट है। कारण वो ये भाई साउथ वो जो अपनी रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है और खत्म नहीं हो रही ना, फ्यूल क्रूड और खाने पीने की चीजों पर जो बुरा असर पड़ रहा है, बट ये पड़ तो सब पे ही रहा है, तो उनकी भी 40 साल के रिकॉर्ड टूट गए हैं। साउथ अफ्रीका का इन्फ्लेशन एट 6.5%, ब्रीच इज टारगेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 5 years। साउथ अफ्रीका की भाई साहब प्लानिंग इतनी स्ट्रांग है कि वो जो बोलते हैं ना कि हमारा इतना होगा टारगेट के भैया इतनी इन्फ्लेशन बढ़ेगी, तो उससे ऊपर कभी नहीं होता था पिछले 5 साल से लगातार। लेकिन इस बार जो उन्होंने बोला था उसके पार चली गई है इन्फ्लेशन, इस तरह की है, यानी कि जो सोच रहे हैं जो प्लान कर रहे हैं उससे परे हो जा रहा है। वो भी उनका जो ईयर ऑन ईयर परफेक्ट प्रिडिक्शंस कर रहे थे और अंदाजा लगा रहे थे, उनके फेल होने लग गए हैं। तो समझिए स्थिति क्या है। फर्दर कनाडा का जो था एनुअल इन्फ्लेशन राइजेस टू 7.7% इन मई के महीने का रिजल्ट उनका भी आया। उनका भी इन्फ्लेशन रेट 7.7% पहुंच गया है। कितने पे था पहले? 7.3%। अंदाजा जो था एस्टिमेट 7.3% था, ये के ऊपर चला गया है भयंकर रूप से। मतलब उन्होंने सोचा था महंगाई बढ़ेगी 7.3% की दर से, वो बढ़ गई 7.7% की दर से। और यहाँ तक बात खत्म नहीं होती, अंदाजे के ऊपर चला गया, यानी कि ये भी फेल हुआ। और कनाडा भी बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ चलता है, बहुत कम टाइम होता है जब वो फेल होता है। लेकिन ये होने के बाद अब आगे की बात क्या है? आगे की बात ये है कि कनाडा का इन्फ्लेशन रेट जो है वो फास्टेस्ट पेस पे है सिंस जनवरी 1983। मतलब इस तरह की महंगाई कभी बढ़ी ही नहीं 1983 के बाद। फर्दर यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन जो है, उन्होंने क्या कहा ऑन वेडनेसडे कि भैया विल कॉल ऑन कांग्रेस टू टेम्परली सस्पेंड फेडरल फ्यूल टैक्स। वो अमेरिका में भी महंगाई की दरें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं और आगे और बढ़ेंगी, क्योंकि पेट्रोल के दाम अगर बढ़ते हैं तो हर चीज़ के दाम बढ़ेंगे दुनिया हिंदुस्तान मतलब उस देश में। तो अब वो जानते हैं इस बात को, इसलिए वो बेस कट करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें वो फेडरल, जैसे हमारे यहाँ एक्साइज ड्यूटी होती है, ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वहाँ पे टैक्स कम करने की कोशिश कर रही है, ताकि पेट्रोल की, डीजल की, फ्यूल की, क्रूड की प्राइसेस ना बढ़े और इससे बाकी चीज़ों पे महंगाई का असर ना पड़े। फर्दर सीबीआई ने डीएचएफएल के डायरेक्टर्स को बुक कर लिया है और ये 34,615 करोड़ का घपला है जो कि पकड़ा गया है, जिसके तहत में वो डायरेक्टर्स बंद किए हैं। आज एफआईएस ने क्या किया साहब, जो मैंने बताया आपको शुरू में, 2,900 करोड़ 2,900 करोड़ का माल खरीदा, नहीं बेचा, सॉरी, 2,920 करोड़ का माल बेचा, जो कि कल 2,700 करोड़ था। 3,000 की इनकी एवरेज होती है। परसों शायद 1,200 करोड़ का बेचा था, जो कि लगातार बढ़ रही है। 1,200, 2,700, 2,900 भी, कल कितना बेचेंगे देखने की बात होगी। डीआईआईएस ने क्या करा है, 1,859 करोड़ का माल खरीदा। वरना 2,900 करोड़ का उन्होंने बेचा, 1,860 करोड़ का इन्होंने खरीदा, यानी कि लगभग लगभग 1,000 करोड़ का माल रिटेल ने आज फिर खरीदा। ये सब फंस के रोने वाले हैं। तब तक अगर इनमें या तो गूदा है, हिम्मत है और मादा है कि दे होल्ड इट फॉर 3 years, even if it goes down by 3 to 30%, सॉरी, तो भी होल्ड करेंगे तब तो ठीक है। अदरवाइज 10%, 15% टूटने के बाद शेयर बड़े बड़ों की हिम्मत टूटने लगती है। मैंने बड़े अच्छे अच्छे इन्वेस्टर देखे हैं, मेरे कई सारे क्लाइंट हैं जिनको मैं बता देता हूँ कि ये लेवल तक तो जाएगा ही जाएगा, इसके बाद मगर उठेगा, तब भी उनके लिए रुकना मुश्किल हो जाता है, हिम्मत टूटने लगती है। पर फिर भी रिटेल खरीद रहा है रोज। आई होप कि आप लोग जो वीडियो देखते हैं वो बचे हुए हैं। प्लीज प्रोटेक्ट योर मनी, सेव योर मनी, सिट ऑन मनी, अभी आएगा टाइम। फर्दर एफआईएस ने अभी तक महीने के अंदर जो सेलिंग कर दी है वो 48,919, यानी कि लगभग 49,000 करोड़ की माल बेच चुके हैं, जो कि इन्होंने पिछले साल बेचा था उसका लगभग 50% हो गया। पिछले साल पूरे साल में 2021 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक 92,729 करोड़ का माल बेचा था। अभी सिर्फ जून के महीने में उसका 50% से ज्यादा माल बेच चुके हैं, यानी कि 48,919 करोड़। और जिस तरह से चल रहे हैं और अभी जितने 5-6 सेशन बचे हुए हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ये पिछले महीने के रिकॉर्ड को तोड़ के 54,292 करोड़ के सेकंड हाईएस्ट के रिकॉर्ड को कल इस महीने तोड़ दें और अगले 10-15 दिन में ये उतना माल और बेच दें जितना उन्होंने पूरे साल पिछले में बेचा था। वैसे ही इस साल वो 3 गुना बेच चुके हैं पिछले साल के मुकाबले, यानी कि पिछले साल जो बेचा था वो 92,729 करोड़ था। अभी कितना बेच चुके हैं? 2,42,000 करोड़ से ज्यादा का माल बेच चुके हैं एफआईआईएस जनवरी से लेकर अब तक इन द ईयर 2022। और उसके अगेंस्ट में डीआईएस ने बाइंग, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल बाइंग क्या है, वो है 2,22,699 करोड़, यानी कि ये अभी भी करीब करीब 52-53 करोड़ पीछे हैं, 52-53 हजार करोड़, सॉरी।
52-53 हजार करोड़ कम बाइंग करी है। और ये किसने करी है बाइंग 52-53 हजार करोड़ की? रिटेल ने करी है। रिटेल माने मैं, आप, आम आदमी, बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, सब खरीद के बैठे हैं, सबके पोर्टफोलियो लाल हैं। आपसे फिर कह रहा हूं, अगर अभी भी नहीं खरीदा है तो डोंट ट्राई एंड एवरेज योर स्टॉक्स, होल्ड कीजिए, टाइम आएगा अच्छा। और नहीं खरीदना ही है तो फिर अच्छे शेयर खरीदिए। एचडीएफसी में बार बार बता रहा हूँ खरीदिए, मगर एसआईपी में एक एक दो दो चार चार शेयर करके। अगर 1 लाख रुपए लगाना है तो अभी 5 हजार का खरीदिए, फिर 5 हजार का खरीदिए, अगले महीने फिर 2% 5% टूटने के बाद 10 हजार का खरीदिए, फिर अगर 10% टूट जाए तो 20 हजार का खरीदिए, फिर और ऐसे ऐसे आपको बनाना पड़ेगा प्लान, और तब बाय कीजिए, अदरवाइज फंस जाएंगे। हाँ, और आप ट्रेडर हैं तो दिस इज द बेस्ट टाइम, हेवंस टाइम फॉर द ट्रेडर्स बॉस। इस समय जितना पैसा ट्रेडर कमा सकता है, नो बडी एल्स, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी फ्लक्चुएशंस आ रही है रोज। मार्केट 200-300 पॉइंट ऊपर नीचे कर देती है। इसका अगर आप 50% भी कैप्चर कर सकें, 100 पॉइंट, तो बॉस अल्टीमेट। वरना अमूमन इतना बड़ा मूव रोजाना नहीं आता था, अब आ रहा है। तो हेवन फॉर ट्रेडर्स, बट इन्वेस्टर्स के लिए बॉस स्टे अवे, वर्स देन हेल। अच्छा, आगे बताते हैं भाई आज हुआ क्या मार्केट में। मार्केट में आज लगभग 546 शेयर बढ़ रहे थे और गिरने वाले 1400 शेयर थे, 1401 शेयर टू बी प्रिसाइज। कौन कौन से शेयर गिर रहे थे जो इंपैक्टिंग है निफ्टी में? सारे बड़े बड़े भयंकर शेयर गिर रहे थे। कौन से? रिलायंस आज 3.04% गिर गया, टाटा स्टील 5.28%, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, हिंडाल्को सब गिरे। हिंडाल्को तो आज 6.72% गिरा, 6.72%। मेटल में तो भयंकर गिरावट थी। जेएसडब्ल्यू स्टील 4.49% गिरा। उसके अलावा भी गिरने वालों में भयंकर मार थी। ओएनजीसी ऑयल नेचुरल गैस 3.06% गिरा। एशियन पेंट्स, एसबीआई, मतलब आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस, टाटा मोटर्स, जितने भी बड़े बड़े नाम आमतौर पर पब्लिक को पता है, वो सारे शेयर आज गिर रहे थे, और ये कल सारे बड़े थे। रिलायंस 1% बढ़ा था और देखिए 3% ज्यादा गिर गया। इस तरह से गिरावट हुई। अब पर कुछ भी शेयर बढ़ भी रहे थे तो कोशिश क्या करी डीआईएस ने, वो भी दिख रही है। टीसीएस को बचाए रखा, और इनमें कोई बड़ी बढ़त नहीं आ पाई। मारुति को बढ़ाए रखा, ये बचा के रखे, ग्रीन में है, हो सकता है कल गिरे, नजर रखिएगा इन पे। और अगर टीसीएस गिरता है, इन्फोसिस गिरता है, आईटी के स्टॉक, आईटी इज दी ओनली होप इस समय, अगर वो बचती है ना तो वो बचा सकती है मार्केट को। अदरवाइज रिलायंस गिर रहा है जिस तरह से, अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे, इसको तोड़ के नीचे गया तो ये अकेला ही बहुत है मार्केट को नीचे गिराने के लिए, भयंकर प्रेशर क्रिएट कर देगा। और इस प्रेशर से अगर लड़ना है तो पूरे के पूरे आईटी सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर को सपोर्ट देनी होगी, तभी मार्केट बच सकती है, जिसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर तो अभी भी कमजोर दिख रहा है और जिस तरह की खबरें हैं वो उस पर नेगेटिव असर डालेंगी। लेकिन आईटी इकलौता एक एरिया है जिसमें अभी भी होप बाकी है, ये उठ सकता है, नजर रखिएगा शेयरों पर, जैसे कि कौन से, टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, है ना, ये सब वो हैं जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं, नजर रखिएगा। और अगर ये टूट गए तो मार्केट फॉर श्योर 300 से 400 पॉइंट एक ही दिन में झाड़ देगी, झटके से झाड़ देगी, नजर रखिएगा। बाकी रिलायंस पे भी नजर रखिएगा, अपनी सपोर्ट पे है, या तो यहाँ से इसको रिवर्सल लेना है, या फिर ये तोड़ दिया तो फिर गया नीचे, और अगर ये नीचे गया तो फिर और बढ़िया वाली मंदी आ सकती है। और है भी टॉप पे, मैंने कई दिन से बता रहा हूँ, रिलायंस से दूर रहिए। अगर प्रॉफिट है तो बुक करिए और बाहर निकल जाइए। देख लीजिए इसका हाल बॉस, जिस दिन से मैंने कहा है ना, अगर आप मेरे पीछे के वीडियोस को देखिए, हर रोज बताया मैंने, रिलायंस से बाहर निकल जाइए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। पिछले 5 दिन पहले मैंने कहा था, 6 दिन पहले शायद, कि बॉस टाइम आ गया, अब इससे बाहर निकल जाइए। और यही है जो मार्केट को तोड़ेगा। खरीदना है तो फिर भी मैंने कहा था कि एचडीएफसी के बारे में कहा था खरीद लीजिए, और कई बैंक बताए थे, देख लीजिए पुराने वीडियोस। खैर नहीं, सब आगे चलते कि मार्केट में आज का खेल जो था वो तो हो गया, कल क्या करना है? तो कल सब नजर रखिए, 15,200 अगर टूट गया ना तो मार्केट जा रही है सीधा 14,950 से 750 की रेंज में, यानी कि 14,800 तो मैं कह रहा हूँ आ ही जाएगा। कल ही आएगा या परसों आएगा, इतना सा फर्क है बस। अगर 15,200 टूट जाता है तो नजर रखिएगा। आप अगर मंथली में खेले, 15,200 टूटने के बाद मंथली में 14,800 की कॉल या 900 की कॉल मंथली वाली खरीद के रख लीजिएगा, जब तक 14,800 ना आए या फिर वेडनेसडे ना आए। आपको इतना अच्छा प्रॉफिट आएगा कि देख लीजिएगा, या फिर उतना प्रॉफिट जितना आप हजम कर सके उतना लेके निकल जाइएगा, बढ़िया प्रॉफिट देगा। अगर 15,200 टूट जाए तो कीप एन आई। आइए अब लेवल्स देख लेते हैं, स्टोरी मैंने दे दी है। बाकी बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गो थ्रू द डिस्क्लेमर, इफ नीड बी डू पॉज द वीडियो एंड रीड इट कंप्लीटली। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। आइए देख लेते हैं लेवल्स निफ्टी के, बिना बातचीत के मैं सीधा बता दूंगा आपको, मेरे लेवल्स ने आज फिर भयंकर काम करा, बहुत सॉलिड काम करा।
जहां पे बोला था वो तोड़कर ही खुली मार्केट नीचे, और उसके बाद सीधा नीचे गई। और अगर उसके बाद बोलो तो जो मैंने बोला था लेवल 440-50 का, मार्केट ने वहीं पे सपोर्ट ली लगभग 3 घंटे तक, वो 3.5 घंटे तक कोशिश करती रही वहीं सस्टेन करने की, और नहीं बचाने के बाद उसके बाद ये नीचे गिरी। उसके बाद दोबारा टेस्ट करा ऊपर जाने के लिए, फिर वहीं पे फेल हुई, और उसके बाद फिर नीचे बंद हुई है। अब देख लीजिए लेवल्स का कमाल बॉस, अगर आप इससे पैसा नहीं बना सकते हैं तो मान लीजिए ट्रेडिंग छोड़ दीजिए, आपके लिए नहीं है। या फिर मैं अगर ठीक से नहीं बता पा रहा हूं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो डू कमेंट, आई विल ट्राई एंड इम्प्रूव। आइए देख लेते हैं अगले लेवल्स क्या हैं। देखिए मार्केट जहां पे निफ्टी खड़ा है वो लगभग 400 है, 400 से ऊपर जाता है तो उसको पहली रेजिस्टेंस जो फेस करनी पड़ेगी वो तो 420-25 तक तो ये आ ही जाएगा, अगर आया तो खुला तो। और उसको पहली रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी 440-50 के आसपास, 440 के आसपास। इसको पार कर लिया तो अगली रेजिस्टेंस जो है वो 468-70 पे आएगी। 70-80 के रेजिस्टेंस को पार कर लेता है अगर, तो फिर एक अगली थोड़ी मजबूत सी रेजिस्टेंस आएगी 330-40 पे। और अगर इसको पार कर लिया तो फिर 580 तक लगा लीजिए, 570-80। इसको पार कर लिया तो फिर उसके बाद ये 620 तक जा सकती है। यहाँ तक तो खेल छोटे छोटे लेवल बता दिए मैंने, नजर रखिएगा। ऊपर जाती है तो इनके लिए खेल लीजिएगा। अब अगर बड़े लेवल की बात करता हूँ, इसने अगर उसके बाद ये लेवल पार कर दिया जो कि ये 15,705, 700 को मान लीजिए 720 के आसपास चला जाए, तो फिर ये जा सकता है आसानी से 15,860 तक। और 15,860 पे अगर ये बड़ी सी कैंडल से पार कर कर उसी के ऊपर ही नहीं रहता तो ये फिर नीचे आएगा। नहीं तो ऐसे क्रॉस करना चाहिए कि बीएस कोशिश करने से भी डरे। यहाँ तक के लिए लेवल बहुत होंगे कल के लिए। बाकी अगर नीचे की तरफ आते हैं तो मार्केट में 400 को अगर तोड़ दिया नीचे की तरफ, बिल्कुल सपोर्ट पे बंद हुई है। 400 अगर तोड़ दिया और नीचे जाना शुरू करती है तो बस फिर ये नीचे जा रही है। पहली सपोर्ट जो बनती है वो 350 पे बनती है, और 350 को अगर तोड़ दिया तो फिर 272, 272 को अगर तोड़ दिया, 272 से 250 मान लीजिए, 270 से 50, तो फिर जा रही है 15,200 पे, 190 पे। और 190 और 80 जो है वो ऐसा लेवल है कि बॉस टूटना नहीं चाहिए। अगर ये टूट गया तो फिर आखिरी उम्मीद और थोड़ी सी 100 पॉइंट नीचे, 15,080-90 पे मान लीजिए, या 100 पे। वहां तक शायद 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 ये सपोर्ट ले ले, चांसेस नहीं है लेकिन लेवल निकलता है मेरे हिसाब से, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ शायद सपोर्ट ले ले। नहीं तो ये बॉस फिर सीधा 500-400 पॉइंट छोड़ने वाला है। ठीक है, कम से कम सीधा 900 तक तो पहला मतलब रुकेगा भी नहीं, सीधा 900 तक आएगा। और 900 को तोड़ने के बाद ये सीधा जाएगा वापस आगे 750 के आसपास, 800-750। और यहाँ पर अगर रुक गया तो बहुत अच्छा, नहीं रुका तो फिर 14,000 भी तोड़ देगा। 14,200 तो फिर आ ही रहा है, नजर रखिएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी ऐसे क्या लेवल्स हैं। तो बैंक निफ्टी भी यहाँ पे है भाई, देखिए 32,793, मतलब 800, 800 पे अगर है तो अगर ये ऊपर जाना चाहता है, जो लग नहीं रहा है यहाँ पे किसी भी एंगल से, मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी ज्यादा कमजोर है आज। हालांकि मैं रोज कह रहा था कि बैंक निफ्टी कमजोर नहीं हो रहा है, इसी ने बचा रखा, और एक्चुअली में इसने अभी तक नए लो नहीं बनाए हैं। बैंक निफ्टी ने बचा रखा है। निफ्टी कई बार, 3 बार अपने न्यू लोज ऑफ द ईयर 2022 बना चुका है अभी तक। बैंक निफ्टी ने नहीं बनाया, लेकिन अब ये कमजोर लग रहा है। फिर एनी विच वे सब लेवल सुन लीजिए, मैं लेवल बता देता हूँ ताकि आप ट्रेड कर सकें। तो अभी जो है अगर ऊपर जाना चाहता है तो भाई देखिए पहली रेजिस्टेंस आ जाती है 32,950 के आसपास, और 940-50 को अगर पार कर लेता है तो फिर 33,040, 33,000, और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है 33,050-60 के आसपास। आसान नहीं होगा ये पार करना, लेकिन अगर इसको पार कर लेती है तो फिर 33,208, और 208 को अगर पार कर ले तो फिर अगली जो सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, वो 33,493, 500 पे आती है। और ये 500 से 600 के बीच में बॉस ऐसी खतरनाक लेवल है कि इसे पार करना बैंक निफ्टी के लिए अब मतलब इज अ टास्क। 3 बार फेल हो चुका है, गैप डाउन के साथ इसने इसको क्रॉस करा था नीचे आते हुए, और उसके बाद 3 अटेम्प्ट कर चुका है कि ये ऊपर जाए, लेकिन तीनों बार फेल हुआ है। अगर अब ये चौथी बार में से पार कर लेता है तो फिर ये ऊपर जाएगा, स्ट्रांग होगा, लेकिन ये इसकी कोशिश भी करेगा, अभी मुझे इसका भी डाउट है जिस तरह का डेटा बन रहा है। तो 33,600 के ऊपर जाता मुझे बैंक निफ्टी किसी भी एंगल से नहीं दिख रहा है। ये क्लस्टर बन रहा है ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी पुरानी वाली, और बाकी भी कई सारे लेवलों के हिसाब से है, तो क्लस्टर बोलते हैं जहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस से सपोर्ट बनती है, तो ये क्लस्टर है। हालांकि इसके बाद 34,000 अलग से एक बड़ी वाली रेजिस्टेंस है। और उसके बाद फिर अगर नीचे जाते हैं तो नीचे का लेवल देख लीजिए। नीचे की तरफ में पहली सपोर्ट जो है वो 32,638-40 पे आ जाती है, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर अगली सपोर्ट जो है वो आपकी 32,400 पे आती है। 32,400 को तोड़ दिया तो एक बहुत
जरूरी सपोर्ट है, मैं स्ट्रांग नहीं बोल रहा हूँ, याद रखिएगा 32,240-80 ये एक बहुत जरूरी सपोर्ट है। अगर इसको तोड़े ना तो अच्छा है, लेकिन अगर इसको तोड़ दिया तो इसके बाद फिर बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है, इसको किसी भी कीमत पे नहीं तोड़ना चाहिए जब तक इसके नीचे नहीं जाता। बैंक निफ्टी में कुछ उम्मीद बाकी है, वो है 32,140-50। अगर इसको तोड़ दिया तो फिर बॉस 1,000-1,200 पॉइंट गए, नजर रखिएगा। उसके बाद ये जो आ रही है मुझे आती हुई नजर आ रही है, फिर उसके बाद 30,800-700 तक, ठीक है। So with this, I close this video for the day. I hope this is helping you. Stay connected. Thank you so much for all your support. God bless us all. See you in next video.